सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा आज आपके सामने यहाँ पर एक नहीं दो नहीं यानी कि 3 चैप्टर है, विच इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड हीट ट्रांसफर, जिसके जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के जितने भी सवाल हमसे पूछे गए थे सबका यहाँ पर आपको डिस्कशन होने वाला है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 12 सवाल पूछे गए थे। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है आपके सामने यहाँ पर इसका 4 सिंपल सा स्टेप्स, आप इसको फॉलो कीजिए और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डाउनलोड करके टाइम बाउंड मैनर में आप सॉल्व कीजिए उसको, ठीक है। जो नहीं हो पाता है, जो गलत होता है, उसका यहां पर आप डिस्कशन देखिएगा। आपको नीचे है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको उन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, पीएचडी वीडियोस एंड 2020 से लेकर 26 के एवरी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। उसके अलावा आपको उसके अंदर बहुत सारे नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन मिलेगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आप यकीनन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने यहां पर एसएचएम है, जिसमें हमसे 7 सवाल पूछे गए थे। +4 -1 आपको रूल्स पता है, सही होता है आपका तो +4 दीजिएगा, गलत होता है तो -1 दीजिएगा। नीचे आपको कमेंट करना भैया आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है, ठीक है। थोड़ा सा गला जो है वो फंसा हुआ है, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने यहां पर सबसे पहला प्रश्न है, 2 अप्रैल शिफ्ट 2 को पूछा गया सवाल है। The equation of motion of a particle is given by x is equal to a sin omega t plus pi by 3 सेंटीमीटर, यानी कि x यहाँ पर सेंटीमीटर में है। The particle will come to rest at time t equals to t1 and it will have zero acceleration at time t equals to t2. Then t1 और t2 की वैल्यू क्या है, हमसे सवाल में पूछ रहा है। अच्छा, आपके पास x का इक्वेशन है, यानी कि आपके पास v का भी इक्वेशन है। अगर हम लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे से सीधा रास्ता अगर हम लोग यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो भैया 50 आपको बाहर निकल जाएगा, दिस विल बिकम योर 50a, दिस विल बिकम योर 50a, और ये आपको हो जाएगा cos 50t प्लस योर पाई बाई 3। ठीक बात है साहब। हमसे कह रहा है कितने टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आएगा, यानी कि v जो है वो 0 होगा। v 0 होने का मतलब है कि भैया cos वाला जो ये टर्म है वो 0 हो जाना चाहिए। और cos सबसे पहली बार 0 कब होता है, जब आपको उसके अंदर का जो एंगल है वो कितना हो जाए, दैट बिकम्स योर पाई बाई 2, यानी कि हमको यहां से दिख रहा है और ये जो टाइम होगा वही मेरे को सवाल में t1 होगा। तो ये मेरे को हो जाएगा 50 t1, ये जब उधर जाएगा तो आपको बचेगा पाई बाई 6, यानी कि जो t1 की वैल्यू है दैट शुड बी पाई अपॉन 300, जो कि मेरे पास 1 और 3 में है, तो 2 और 4 तो मेरे को गलत हो गया। दूसरा हमसे पूछता है भैया एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो इसको अगर हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना, यानी इसको डिफरेंशिएट करो तो 50 वापस से बाहर आएगा और एक माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन, दिस विल बिकम योर 50t प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो आपका ये जो साइन के अंदर वाला ये जो चीज है ना, ये क्या तो 0 हो सकता था, समझना मेरी बात को, 50t प्लस पाई बाई 3 क्या तो ये 0 होगा, या फिर सर 50t प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई होगा। अब सुनना, अगर तुम इसको 0 मान के सॉल्व करते हो तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस पाई बाई 3, यानी t की वैल्यू नेगेटिव आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब आपको यहां से अगर कोई टाइम की वैल्यू निकल के आती है, यानी कि ये मेरे को सही रिजल्ट होगा, क्योंकि हमको सबसे पहली बार का पता करना है, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो ये आपको टाइम t2 हो गया है। सो 50 t2 इज इक्वल टू, ये भाई साहब जब उधर जाएंगे तो यहां पर आपको बचेगा 2 पाई बाई 3 और ये हमको हो जाएगा 25, यानी कि t2 इज इक्वल टू पाई बाई 75, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है लेकिन 3 में नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है ना? सीधा सीधा सवाल है, कैलकुलस का इस्तेमाल करके भी हम लोग इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मेथड है, आप इसको चाहो तो फेजर का इस्तेमाल करके भी कर सकते थे, लेकिन कई बच्चों को उसमें तकलीफ आ सकती है, इसलिए हमने आपको जो सीधा वाला रास्ता है फिलहाल के लिए वो यहां पर दिखाया है। ठीक है, हम एक बार रफ आइडिया दे देते हैं इन केस अगर किसी को मन में है कि सर हमको इसको फेजर से कैसे करना चाहिए था। अगर किसी को आता है तो आप इस पे ध्यान दें, नहीं आइडिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना फेजर के भी सवाल बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, है ना। सबसे पहले तुमको क्या करना है कि समय शून्य पर पार्टिकल कहाँ है वो लोकेट कर लो, यानी कि जब t को तुमने यहां पर 0 पुट कर दिया तो जो मेरे पास अभी इनिशियल फेज कांस्टेंट है वो है π/3। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना जी। तो यहां पर आपका पार्टिकल है, समय शून्य पर पार्टिकल यहीं पर था, समय शून्य पर पार्टिकल यहीं पर था, सच दैट दिस इज योर π/3। ठीक बात है साहब। और पार्टिकल हमारा ऐसे क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो ऐसे जा रहा है, और उसका जो शैडो है यानी कि उसका जो यहां पर टू एंड फ्रो मोशन है वो हम लोग यहां पर दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहां पर है यानी कि इस वाले टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल आपको यहां पर है, आप यहां से भी ऐसे डॉटेड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकते थे। ठीक है, अब पार्टिकल रेस्ट पे आएगा कब, जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, यानी कि पार्टिकल यहां से सर्कुलर में पार्टिकल यहां से मूव करता करता यहां पर आ जाए, यहां से यहां आ जाए, यानी पार्टिकल इतना एंगल घूम जाए विच इज हाउ मच π/6। नाउ दिस एंगल रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा टी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यहां पर, राइट। फेजर के कॉन्सेप्ट में ये वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो थीटा कितना है मेरे को यहाँ पे π/6, दिस इज इक्वल टू ओमेगा कितना है मेरे पास यहाँ पे सवाल में दे रखा है 50, एंड दिस इज योर t1। देखो तुम्हारे को वापस से t1 की वैल्यू इतनी आएगी। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब पार्टिकल, सुनना, पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल यहाँ से घूम के वापस जब यहाँ पर आएगा, यानी पार्टिकल सर्कुलर में यहाँ पर आएगा, यानी कि पार्टिकुलर जब यहाँ से इतना एंगल घूम जाएगा विच इज योर π/2 प्लस दिस एंगल π/6 विच इज अगेन नथिंग बट 2π/3। तुम 2π/3 को वापस से ओमेगा टी से इक्वेट करो, तुमको t की वैल्यू π/75 निकल कर आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है। तो फेजर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको दोनों मेथड दिखाया है, जिस बच्चे को जो सूट करे उसका इस्तेमाल कीजिए आप लोग, बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है। ये देखिए अगला सवाल है आपको 4th April शिफ्ट 1 का। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड एज दिस मच। जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो आपको वेलोसिटी का एक इक्वेशन पता होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये हमको कुछ इस प्रकार का दिखना चाहिए, यानी कि अगर हम ब्रैकेट को भी ओपन कर दे तो ये हमको कुछ इस प्रकार का दिखना चाहिए। अब अगर मैं इसको और इसको आपस में कंपेयर करूं तो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर बेसिकली 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, तो भैया अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1 है तो टाइम पीरियड इज योर 2π/ओमेगा, यानी कि 2 इंटू पाई इज 22/7, तो ओमेगा तो 1 ही था, यानी कि 44/7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44। सिंपल कंपैरिजन, यानी कि आपको कोरिलेट करना था, दैट्स इट। ठीक, आइए तीसरा सवाल है, और ये सवाल किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है बताना, नीचे कोई कमेंट करना है ना मेरे बोलने से पहले। ये सवाल है आपको फिजिकल पेंडुलम का। आप जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिजिकल पेंडुलम का, यानी कि एक तो देखो हो जाता है कि आपके पास मासलेस धागा है, यहां पर एक बॉब है और ये आपको टू एंड फ्रो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज योर सिंपल पेंडुलम, जहां पे एंगल थीटा बहुत छोटा होता है। 2π√L/g फॉर्मूला आप याद करते हैं, डिराइव भी करते हो उसको। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई नोटबुक है, कोई डिस्क है ना, कोई स्क्वायर प्लेट है, और उसको तुमने किसी पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया है, यहां पर हिंज कर दिया। अब ये आपको इस हिंज के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो एंगुलर एसएचएम कर रहा है।
तो इसका टाइम पीरियड आप निकालने का प्रॉपर डेरिवेशन करते हो और उसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार के सिचुएशन में आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम जी डी। आई क्या है? आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दी एक्सिस, जिसके अबाउट आपको सवाल में पूछा गया, जहां पे वो ऑसिलेट कर रहा है जिसके अबाउट। सवाल में कहता है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, डिस्क है, इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट द एक्सिस ए एज शोन इन द फिगर। अगर तुम ध्यान से देखो तो डिस्क के प्लेन में ये एक्सिस है और ये एक्सिस आपको डिस्क के टेंजेंशियल पे है, टेंजेंट है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उसके लिए इसके अबाउट, डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, विच इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाई 4। ये तो मत ही पूछना कि सर ये वाला कैसे आता है, ये तो याद रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू दिस प्लस यहां से यहां शिफ्टिंग करोगे, राइट, mr स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा मुन्ना mr स्क्वायर बाई 4 प्लस योर mr स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरे को r है ना, mr स्क्वायर। तो आपको यहां से दिखना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू 5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पर लिखो दिस इज योर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू है 5 mr स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई m ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई d। व्हाट इज d? d जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली जहां पर भी आपका वो हिंज है और आपका डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बीच का परपेंडिकुलर दूरी, राइट, विच इज नथिंग बट योर, यहां पे d जो है वो r के ही बराबर है, तो ये मेरे को यहां पर r हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये एम आर मरेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5r डिवाइडेड बाई 4g, राइट। तो यहां पर मेरे को ऑप्शन नंबर 1 सही दिख रहा है। सवाल आपको था 30 सेकेंड्स का, एक्सप्लेन करने में समय जा रहा है, अदरवाइज रिजल्ट अगर याद है तो खटखट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल जो है अच्छा मैट्रिक्स मैच है, कई बच्चों को शायद परेशान किया होगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर मैं आपसे सबसे जनरल इक्वेशन पूछूं साइनसॉइडल फॉर्म में, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे कि सर y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी। मेरी बात को समझिएगा, ये भी आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अगर एक पूरे इक्वेशन में सिंगल साइन का टर्म हो या कॉस का टर्म है तो आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। अपने को क्या आदत है कि भैया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, राइट, या फिर y की जगह आप x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जिसका मतलब ये है कि भैया मेरे को अगर ये 0 है तो x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू माइनस ए। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब साइन की वैल्यू +1 होगी, यानी x इक्वल्स टू प्लस ए, और x की मिनिमम वैल्यू जब साइन -1 होगा तो -a, यानी कि भैया -a और +a मेरे को एक्सट्रीम्स है, तो मीन पोजीशन मेरे को 0 हो गया और इसके बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन है y इज इक्वल टू, अगर तुम y में कंफर्टेबल नहीं हो, तुमको x ही लिखना, तुम x लिख लो, x इक्वल्स टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, यानी कि x की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी और साइन की मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि a माइनस बी, राइट। तो बीच में कहीं मेरे को इसका होएगा मीन पोजीशन, बात समझ में आ रही है आपको? तो भैया इस मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल हमको इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि x इक्वल्स टू 0 ही मेरे को हमेशा मीन पोजीशन हो, मीन पोजीशन भी आपको कहीं और शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो x इक्वल्स टू a है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है मेरे पास यहां पर b है, तो यहां से आगे गए इधर प्लस b, यहां से इधर चले गए तो माइनस b, तो x इक्वल्स टू a मेरे को बेसिकली यहां पर मीन पोजीशन है। तो ये भी मेरे को एसएचएम का ही इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी, या फिर x इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, दैट इज ऑल्सो एसएचएम। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? जो मोशन अपने आप को बार बार रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सभी पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होते हैं,
राइट, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सबसे पहला इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको इसको ना थोड़ा सा मैन्युपुलेट करना पड़ेगा, ताकि हमको यहां से पावर को हटाना है। अगर कहीं पर भी पावर है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, सो यस आई नो एन इक्वेशन कि भैया cos 2 थीटा इज इक्वल टू योर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इस लिहाज से जाए तो हम कह सकते हैं कि भैया मेरे को जो साइन स्क्वायर थीटा होगा दैट इज इक्वल टू योर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते थे बेसिकली हाफ माइनस हाफ कॉस और 2 थीटा। सो 2 और थीटा की जगह यहां पर क्या है, बेसिकली ओमेगा टी है, तो कॉस 2 ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो सर ये हमको SHM तो है, साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज इक्वल टू योर 2 पाई बाई ओमेगा। यहां पर ओमेगा कितना होगा, ये टाइम के साथ जो भी चीज है वही तो मेरा टोटल ओमेगा है, तो ओमेगा यहां पर 2 ओमेगा है। सो दिस बिकम्स योर पाई बाई ओमेगा। अब देखो पाई बाई ओमेगा है यहां पर और SHM भी है, नॉट SHM, तो ऐसा तो नहीं है। तो SHM तो है, तो भैया ए की जो मैचिंग है वो मेरे को 3 के साथ है। क्लियर है? अच्छा, इस पे आने से पहले एक काम करो, डी वाला करते हैं, है ना, ताकि समझ में आ जाए कि करना क्या है। नाउ x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। देखिए यहां पर जाहिर सी बात है, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है नहीं, है ना, एक सिंगल कॉस या साइन का टर्म नहीं है। और आप यहाँ पे cos A प्लस cos B का अगर फॉर्मूला लगाने का कोशिश भी करेंगे तब भी आपके पास एक सिंगल टर्म नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि एक सिंगल टर्म होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर जाना पड़ेगा बेसिक में कि डबल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, और उसको सॉल्व करके हमको एक सिंगल साइनसॉइडल इक्वेशन आता है उसके अंदर। जहां तक बात रही कि सर ये SHM तो नहीं है, लेकिन क्या ये पीरियोडिक मोशन है, उसके लिए क्या करो, पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, आफ्टर अ फिक्स कैपिटल टी रिपीट होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो आपको रिपीट होनी चाहिए। इंडिविजुअली देखो, अगर सिर्फ इसको देखोगे तो सिर्फ इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा, और सिर्फ इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाई ओमेगा। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये वाला जो टर्म है वो आपको पाई बाई ओमेगा पे रिपीट होगा, उसके बाद डबल कर दो, 2 पाई बाई ओमेगा पे रिपीट होगा, फिर 3 पाई बाई ओमेगा पे रिपीट होगा एंड सो ऑन। और ये वाला जो टर्म है वो 2 पाई बाई ओमेगा पे रिपीट होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, भैया इंटीजर मल्टीपल पे ना रिपीट होगा, फिर 4 पाई बाई ओमेगा पे रिपीट होगा एंड सो ऑन। अब दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि हमको पूरे ओवरऑल फंक्शन को रिपीट करवाना है, तो ये वाला जो टर्म है वो दोनों में कॉमन है ना, सबसे छोटा जो पॉसिबल कॉमन टर्म है, यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा पे दोनों रिपीट मारेगा। समझ में आई मेरी बात? तो भैया पीरियोडिक है, पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा बट नॉट SHM, यानी कि भैया डी की मैचिंग 2 के साथ है। तो तुम अगर देखोगे तो ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, वैसे ही गेम खत्म हो जाता। फिर भी खेलो और चेक करो। अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस पाई ओमेगा टी, ओहो हो, सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है वो रिपीट कब कब होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 4 पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन। और इसका अगर तुम देखोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा, लेकिन यहां पर ओमेगा क्या है, पाई ओमेगा, यही तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। यानी ये वाला जो फंक्शन है वो रिपीट करेगा 2 बाई ओमेगा, 4 बाई ओमेगा एंड सो ऑन, और ये रिपीट करेगा तुमको 2 पाई बाई ओमेगा, 4 पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन। भैया दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल के आने वाला है, क्योंकि इसमें पाई है ही नहीं,
राइट। तो ये आपको ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं होने वाला है। एसएचएम तो खैर दूर की बात है, तो नॉन पीरियोडिक है। तो ये वाला मैचिंग हमको हो जाएगा फोर्थ के साथ, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब बात आती है साइन क्यूब समथिंग की, तो यहाँ पर आपको है ना क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आ जाइए आप, ये आंसर था ना। अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास साइन क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है साहब? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन, अच्छा हम क्या कर दिए, नॉट साइन क्यूब एक्स, साइन 3x है ना। तो 4 साइन क्यूब एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें तो मेरे पास इक्वेशन बन रहा है साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई, या फिर यहां पर 1/4 ऐसे डाल सकते हैं। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है, हम लोग इसको लिख सकते थे साइन क्यूब 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 3/4, दिस इज योर साइन x की जगह हम लोग लिखेंगे यहां पर 2 ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 इंटू 2 ओमेगा टी यानी कि 6 ओमेगा टी। ठीक बात है। अब ये वाला जो चीज है वो आपको रिपीट करेगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा 2 ओमेगा के बराबर है, और यहां पर ये हो जाएगा 2 पाई बाई 6 ओमेगा। तो ये हो गया है पाई बाई ओमेगा, और ये वाले भैया जी हो गए मेरे को पाई बाई 3 ओमेगा। तो ये वाला जो आपका फंक्शन है वो रिपीट करेगा पाई बाई 3 ओमेगा, 2 पाई बाई 3 ओमेगा, 3 पाई बाई 3 ओमेगा एंड सो ऑन। ये करेगा पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन। अगर तुम ध्यान से देखो 3 मर गया, तो जो सबसे पहला दोनों में कॉमन है वो है पाई बाई ओमेगा, यानी कि ओवरऑल फंक्शन पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड से रिपीट मारेगा। यानी कि भैया कौन सा वाला है, पाई बाई ओमेगा बट नॉट एसएचएम, यानी कि 1, इसका वाला 1 है, जो कि हमको यहां पर बी का 1 दिख रहा था। क्लियर है। तो ये इसका एक्चुअल प्रॉपर डिस्कशन है, खाली फॉर्मूले से काम इसमें नहीं चलेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। आइए देखिए एक और सवाल देखिए यहां पर। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज a एंड टाइम पीरियड इज 5 सेकेंड्स। सो ये सवाल ऐसा है कि अगर किसी को आता है तो 2 सेकंड का है, नहीं आता है तो सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स इट। अगर तुमने हमारा रिवीजन वीडियोस देखा है और एसएचएम का पूरा प्लेलिस्ट कवर किया है, तो उसमें आपको इसका एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट और एक छोटा सा ट्रिक समझाया हुआ है। ट्रिक तो क्या ही है, याद रखना पड़ता है, ट्रिक नहीं बोल सकते इसको। 0a माइनस a है ना, और यहां पर हमको चाहिए a बाई रूट 2, दिस इज योर a बाई रूट 2। अच्छा, द टाइम रिक्वायर्ड बाई इट टू मूव फ्रॉम x इक्वल्स टू a2, यानी यहां से यहां जाने में कितना समय लग रहा है। अच्छा देखो, यहां से यहां जाने का समय कितना है, 1/4। यहां से यहां जाने का जो समय है दैट इज t/4, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और यहां से यहां जाने का समय कितना है, t1। ये t1 सॉल्व कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। मान लेते कि पार्टिकल समय शून्य पर यहां पे था, तो a बाई रूट 2, यानी x मेरे को जब a बाई रूट 2 हुआ तो कितना टाइम लग गया। ओमेगा की जगह लिखो 2 पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह t1 टाइम में हम वहां तक पहुंच गए। सो a ने a को मार दिया, तो 1/√2 का मतलब है कि ये वाला जो टोटल एंगल है वो π/4 के बराबर होना चाहिए। सो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t1 इज इक्वल टू योर π/4। पाई ने पाई को मारा, यानी कि t1 की वैल्यू हो रही है अपने को t/8। अगर अब सुनना, अगर यहां से यहां का टाइम सॉल्व करने पे t/8 आ रहा है, तो यहां से यहां का कितना होगा, t/4 माइनस t/8 विच इज t/8। अगर यहां से यहां t/8 है तो यहां से यहां भी t/8 होगा, और t क्या है 5, यानी आंसर इज 5/8। अब हम बता देते हैं, आप में से कई बच्चों को है ना ये याद रहता है कि जीरो से, यानी कि सॉरी मीन पोजीशन से a/√2 t/8 होता है।
कई बच्चों को याद होता है कि भैया a/2 तक का भी टाइम याद होता है कि मीन पोजीशन से a/2 का टाइम कितना होता है t/12, a/2 से a तक का टाइम होता है आपको t/6। तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो कि अगर ध्यान रहेगी तो आपका सॉल्विंग स्पीड अप हो सकता है। आप इस सवाल को फेजर का अप्रोच लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में क्वेश्चन नंबर शायद 1 में किया था। ठीक है, अच्छा देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, है ना, देखने में लग रहा है कि शायद कोई लंबा सवाल है, देखते हैं। अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 2 मिलीमीटर व्हेन इट इज लोडेड विद अ मास ऑफ 200 ग्राम्स। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो हमको हेल्प करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने में, कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और आपने एक मास लटका दिया है, तो इस मास के वजह से स्प्रिंग, सपोज करो अगर वो मास नहीं होता तो स्प्रिंग शायद ऐसे ही रहता, बस मास लगाने से स्प्रिंग इतना खिंचा गया, तो इसको हम लोग कह रहे हैं नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आया है एक्स का, राइट, यानी ऊपर के तरफ स्प्रिंग लगा रहा होगा kx और ये लग रहा है mg, दोनों बराबर होना चाहिए अभी शुरुआत में। अच्छा, तो हमको वही कह रहा है कि भैया kx इज इक्वल टू mg, यानी कि k इज इक्वल टू mg बाई x। व्हाट इज m? 200 इंटू 10 टू द पावर -3, ग्रेविटी g है, और एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 2 मिलीमीटर, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहां से मेरे को k की वैल्यू आ रही है 1000 न्यूटन पर मीटर। ठीक बात है साहब? अच्छा, यानी ये क्या है? दिस इज दी मीन पोजीशन। अभी ब्लॉक आपको रेस्ट पे था, अब तुमने क्या किया, तुमने मैन्युअली ब्लॉक को 2 मिलीमीटर नीचे खींचा, तुमने ब्लॉक को फर्दर 2 मिलीमीटर नीचे पुल करके छोड़ दिया होगा। तो भैया फिर ये ब्लॉक क्या करेगा? ये ब्लॉक आपको इस मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चम करेगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द सिस्टम एंड मैक्सिमम एनर्जी इन द स्प्रिंग इज हाउ मच? देखो, मैक्सिमम स्प्रिंग में मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा? सिर्फ स्प्रिंग के मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि हाफ kx²। लेकिन x क्या लोगे? कभी सोचे उसके बारे में? x कितना होगा भैया? स्प्रिंग में पहले से ही 2 मिलीमीटर का इलोंगेशन है और 2 तुम और कर दिए, तो टोटल 4 मिलीमीटर। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 16, और मिलीमीटर था तो 10 टू द पावर -6। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला प्राणी हो जाएगा 8, यानी दिस बिकम्स 8 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। दिस इज दी, ओ एक ही ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, बताइए, बिना कुछ किए आपको फिर आंसर निकल कर आ जाता। फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहला पार्ट भी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड? तो भैया आपको ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ k बाई m, और ओमेगा हमको होता है 2 पाई f। सो f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ k की वैल्यू 1000 है और मास की वैल्यू 200 ग्राम है, यानी कि 0.2। दिस इज योर 0.2 kgs ओवर हियर। अब इसको सॉल्व करना है और हमें अंदर में रूट के है ना 50 रखना है, क्योंकि हर जगह चारों ऑप्शन में रूट 50 दे रखा है हमको यहाँ पर। इसको ऊपर भेजेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको इसके साथ काटेंगे पीटेंगे तो ये हमको हो जाएगा कितना? 5000। तो 50 छोड़ के 100 बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा। तो दिस बिकम्स योर हाउ मच? 5 पाई अंडर रूट ऑफ 50। देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हूबहू मैच कर रहा है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, स्प्रिंग कटिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होने वाला है। पहले सवाल पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट सुन लो कि अगर तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका लेंथ l है, स्प्रिंग का यहां से यहां तक का लेंथ l है, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ इज कांस्टेंट, इट इज योर कांस्टेंट। मतलब अगर मैं बीचों बीच स्प्रिंग को कट कर दूं,
बीचों बीच स्प्रिंग को कट कर दूं तो लेंथ हो जाएगा L/2 L/2। तो अब जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना होगा? अगर तुम इस प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में रखो तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो भैया अगर लेंथ आधा कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट जो नयका होगा वो 2k होगा। The frequency of oscillation of a mass m suspended by spring is v1, है ना? v1 बोल लो या f1 बोल लो। पहली बात, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और रादर अभी देखा था ना, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम। मेरी बात को समझिएगा, दिस इज योर k बाई एम, और यहीं पर मेरे को फ्रीक्वेंसी भी छुपा हुआ है, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ योर स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, बढ़िया है। तो हमको बेसिकली v1 अपॉन v2 चाहिए, यानी कि पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन नयका स्प्रिंग कांस्टेंट। यही बात हो रही है ना यहां पर। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कट टू हाफ, द सेम मास ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी v2, the value of v2 by v1 is how much? So v1 by v2 is equal to under root of k1 by k2। पहला स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नया वाला हो जाएगा 2k, क्योंकि हाफ काटा है। तो भैया v2 by v1 क्या हो जाएगा? √2, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगला जो हमारे सामने यहां पर है दैट इज योर वेव मोशन। मात्र 2 सवाल पूछा गया है, चलिए एक एक करके इसको भी हम लोग निपटाई देते हैं। यहां तक आ गए हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीवन का वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके फिजिक्स के लिए। द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल टू दिस मच, y इज इक्वल टू 5 cos। अगर तुम पाई को अंदर भेज भी दो, हालांकि नहीं भी भेजते तब भी काम चलता, स्टिल दिस माइनस पाई बाई 150x, ठीक है, वेर x एंड y आर इन सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है और x भी सेंटीमीटर में है। टाइम तो सेकंड में ही है, तो भैया ये मेरे को हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा इज 200 पाई। व्हाट इज, अच्छा एक और बात समझिएगा, ये पूरा जो है ना, ये पूरा डायमेंशन लेस है ना, कॉस के अंदर है ना। अच्छा, और ये पूरा भी डायमेंशन लेस है। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर x का यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट आपको हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। k का यूनिट ऐसे भी तुमको मीटर इनवर्स होता है, लेकिन यहां पर k का जो यूनिट है, यही मेरे को k है ना बेसिकली, पाई बाई 150, बट द यूनिट मस्ट बी सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस बात का ध्यान रखना है। हमसे वेव स्पीड पूछ रहा है लेकिन यूनिट मीटर पर सेकेंड। नाउ वेव स्पीड हमको होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा इज योर 200 पाई एंड के इज योर पाई बाई 150। तो मेरे को 150 यहां पर ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये जो अभी आपको निकल कर आया है वो आया है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड करना है तो हम लोग एक 100 नीचे भी एक और दे देंगे, तब जाके मेरे को यूनिट सही बैठेगा। तो पाई ने पाई को मार दिया, शून्य ने शून्य को मार दिया, तो यहां से ये आपको निकल कर आएगा 300, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम? अच्छा, अगला सवाल हमारे पास यहां पर इंटीजर टाइप सवाल देखने के लिए मिल रहा है। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है और बोलता है नियरेस्ट इंटीजर। फंसाने वाला सवाल सब होता है। अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर। फिर से ध्यान दीजिएगा भैया, x आपको सेंटीमीटर में है। द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव इज डैश सेंटीमीटर। भैया ये तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हो। आपके पास अगर वेव है तो भैया एक क्रेस्ट दो क्रेस्ट, इसके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या हो सकता है? वो तो लैम्डा के बराबर है। यही तो आपको लैम्डा है। बेसिकली आपको लैम्डा निकालना है। और ये कौन है? ये है आपको k। सो k इज इक्वल टू 0.0, एक ही जीरो है ना, 18। और ये ऑलरेडी आपको सेंटीमीटर इनवर्स में यूनिट चल रहा है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर निकाल लेंगे। दिस इज योर 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि जो आपका लैम्डा हो रहा है दैट इज इक्वल टू योर 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.018। ठीक बात है। सो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई ये हमको हो जाएगा 1000 और ये नीचे में मेरे पास है 18।
सो ये हमको हो जाएगा 9, सो दिस विल बिकम, और पाई हमको यहाँ पर 3.14 है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3140/9। अब इसको जो है ना प्रॉपरली अपने को डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो अगर डिवाइड करें हम लोग यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा 9 तिया 27 और 4 बच जाएगा 4 4, सो 9 5 9 4 36, 8 बच रहा है तो 80, सो 9 8 72, अगेन वन मोर 8, so 348.8 which will give you 349 if you round it off, so 349 should be the correct answer। क्लियर एकदम? चलिए, और ये सेंटीमीटर में ही रखा गया है क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही लाना था अपने को। अब अपने को आता है थर्मल प्रॉपर्टीज एंड योर हीट ट्रांसफर, सॉरी 15 नहीं है, माई बैड, यहां पर आपको 3 सवाल पूछे गए हैं, +4 -1, सही हो गलत हो जैसा भी हो आप नीचे जरूर से बताइएगा बेटा। ये देखिए, ये आपको पहला सवाल है 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का। सवाल देखने में थोड़ा सा भयभीत करता है बच्चों को, ध्यान से देखिएगा, कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल स्ट्रिप having a coefficient of linear expansion alpha is increased from T1 to T2, resulting in increase of its length by delta L1. The temperature is further increased from T2 to T3 such that the increase in its length is delta L2, और टेम्परेचर को हमको यहाँ पर कुछ कुछ रिलेशन दे रखा है। सो बेसिकली आपके पास कुछ इस प्रकार का मेटल स्ट्रिप रहा होगा, आपने उसको हीटअप किया, उसका लेंथ इंक्रीज किया, आपने और हीटअप किया, उसका लेंथ फर्दर इंक्रीज किया है, यही हो रहा है। शुरुआत में कुछ L1 लेंथ रहा होगा, है ना, टेम्परेचर T1 है, फिर आपने टेम्परेचर T2 कर दिया, फिर आपने टेम्परेचर T3 कर दिया है। यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो आपको चेंज इन लेंथ आया, यानी कि ये जो आपको आया है ना, दिस फेलो इज योर डेल्टा L1, और फर्दर जो आपको चेंज इन लेंथ आया है दैट इज योर डेल्टा L2। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, आई एम जस्ट रीड्रॉइंग इट। अच्छा, हमको ये भी कहता है कि भाई साहब T2 माइनस T1 को डेल्टा T लेना इक्वेशंस में। हमको यहां पर एक और इक्वेशन दिया है, अगर तुम यहां से एक T2 लेफ्ट साइड ले जाओ तो क्या हम लोग इसको T3 माइनस T2 नहीं बोल सकते? और यहां पर एक T2 बच गया, ये T1 को राइट साइड ले जाओ, और T2 माइनस T1 ही क्या था? डेल्टा T। कहने का मतलब यह है कि T3 माइनस T2 भी हमको डेल्टा T है, तो हमने दोबारा सेम इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर किया था। ठीक बात है साहब? अच्छा, अगर मैं आपसे पहले लेंथ L1 था, बाद में टोटल लेंथ L2 है, ये टोटल लेंथ L2 की बात की जा रही है। अगर मैं आपसे टोटल लेंथ L2 पूछूं तो आप क्या बोलोगे? भैया पुराना वाला लेंथ प्लस योर इंक्रीज इन लेंथ विच इज योर डेल्टा L1। अच्छा, और आप ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपका जो ये डेल्टा L1 है वो कितना है? डेल्टा L1 क्या होता है? हम कहीं साइड में लिख देते हैं, डेल्टा L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1। तो यहां पर आप डेल्टा L1 की जगह ये भी लिख सकते थे, L1 प्लस अल्फा डेल्टा T। नाउ व्हाट इज डेल्टा L2? व्हाट इज डेल्टा L2? डेल्टा L2 क्या है? पहले लेंथ L2 था, बाद में लेंथ आपको इंक्रीज हुआ है, सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, जहां से आप शुरू किए। डेल्टा L2 की कहानी कहां से शुरू हो रही है? T2 से T3 तक, यानी कि दिस इज इक्वल टू L2 अल्फा इंटू T3 माइनस T2, लेकिन T3 माइनस T2 हमको डेल्टा T के ही बराबर है। अच्छा, सो अल्फा L2 की वैल्यू मेरे पास है, अगर मैं यहां से एक L1 को बाहर खींच लूं तो L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और एक डेल्टा T मेरे पास बाहर में है। लेकिन मुन्ना, अल्फा L1 डेल्टा T तो हमको डेल्टा L1 के बराबर था, यानी इसको रिप्लेस करके हम डेल्टा L1 लिख सकते थे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो क्या आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे को ऑप्शन नंबर 4 सही बैठ रहा है? क्लियर है? सिस्टमैटिक वे में करेंगे तो आपको जवाब यकीनन मिलेगा। देखिए, ये सवाल कई बार थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा करता है, हमने इसको यहां पर ही डाल दिया है। An ideal gas at a pressure P and temperature T is expanding such that P
टी की पावर 3 है यहाँ पर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज हाउ मच. नाउ डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहां पर हम एक्सपेंशन की टर्म में बात कर रहे हैं. डेल्टा वी इज इक्वल टू योर वी गामा डेल्टा टी. ये आपका एडियाबैटिक रेशियो नहीं है, यही आपका है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. यानी कि ये वाला जो मेरा गामा है या फिर वाई है, दैट इज इक्वल टू योर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और एक मेरे को v यहां पर भी है. इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो 1 बाई वी, दिस इज योर डी वी बाई डी टी. ठीक बात है साहब. अब मेरे पास यहां पर जो रिलेशन है दैट इज पी टी क्यूब इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी प्राइम. ठीक है, लेकिन हमको रिलेशन चाहिए v और t में, तो p को हटाइए. प्रेशर को आप क्या लिख सकते थे, एन आर टी बाई वी बाई लिख सकते थे ना. अरे बोलो ना, बोलता ही नहीं है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू, बाकी सब टर्म को उधर ले जाओ. एन और आर जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, सी प्राइम अपॉन एन आर कोई नया कांस्टेंट बन गया सी मल्टीप्लाइड बाई वी. तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया. अब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो ये हमको हो जाएगा 4 टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू सी इंटू डी वी. अगर तुम और ध्यान से देखो तो c को हम लोग लिख सकते थे t टू द पावर 4 बाई वी, t टू द पावर 4 बाई वी इंटू योर डी वी. तो भाई साहब ये इसको मार देगा, दिखाई दे रहा है. अच्छा बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है. और अब मुझे ना ये वाला फॉर्मेट बिल्ड करना है ताकि मेरे को ये वाला चीज निकल के आ सके. तो सब कुछ है मेरे पास यहाँ पर. दिस इज योर 4 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई वी डी वी बाई डी टी. यही मेरे को है, यानी 4 बाई टी विच इज योर ऑप्शन नंबर 3. क्लियर एकदम. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस सेशन का आखिरी सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3, कैलोरीमेट्री का सवाल है. कैलकुलेशन है इसके अंदर, वो भी इंटीजर टाइप में दिया हुआ है. एंड अनलाइक जी एडवांस, एनटीए आपको रेंज नहीं देता है विच इज़ हाईली अनफेयर. इस प्रकार के सवाल में रेंज देना चाहिए, बट आपको क्लोजेस्ट इंटीजर निकालना है. ठीक है. सवाल में कहता है द हीट एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ x ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू कूल इट डाउन टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तुम्हारे पास यहाँ पर पानी है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए, जिसके लिए हमने यहाँ से कुछ हीट खींचा है. और जो हीट खींचा वही हीट पूरा का पूरा हमने दे दिया है एक और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी था. ये वाला हीट जब इसको मिला तो ये पानी का टेम्परेचर 100 तक पहुंचा और पूरा का पूरा पानी इवापोरेट भी कर गया है. देख लो, ये वाला जो पानी था उसका मास है x ग्राम और इस वाले पानी का मास है 1000 माइनस x ग्राम्स. हमें x की वैल्यू पूछी गई सवाल में. ठीक है, तो बस जो हीट लिया और जो हीट दिया वो बराबर होना चाहिए. दोनों हीट्स को इक्वेट कर दो. तो ये वाला हीट कितना होगा, ms डेल्टा टी, मास कितना है x. अब सुनना, लेफ्ट साइड जो इक्वेशन लिखेंगे और राइट साइड जो इक्वेशन लिखेंगे दोनों जगह आपको मास ग्राम में है, तो फिर दोनों को ही ग्राम में रहने दो. क्योंकि अगर तुम लेफ्ट साइड भी किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो और राइट साइड भी किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो ये 1000 तो मरेगा ना जी. समझ रहे हो. तो कॉमन सेंस है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने का फायदा नहीं है, हजार मर जाएगा. अब करो ms डेल्टा टी. सो मास इज x, व्हाट इज s, पानी का है ना. पानी की क्या, बर्फ है क्या, वाटर है ना. इनिशियली एट इतना कूल डाउन टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पानी का कहाँ पे है हीट कैपेसिटी 4200, तो यहाँ पर लिखो 4200 और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 50. दिस इज योर 50 इज इक्वल टू ये वाला पानी 1000 माइनस x 4200
200 और डेल्टा टी कितना होगा 50 से 100 कितना हो जाएगा 50 प्लस ml इतना इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि है 2256, लेकिन ये देखो यहाँ पे किलो छुपा के लिखा हुआ है किलो, इसको जूल्स में कन्वर्ट करो। सो 2256 मल्टीप्लाइड बाई 1000। बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करना है। हम सही बता रहे हैं क्या? तो यहीं पे छोड़ के हम सीधे आंसर लिख देते हैं। हल्का सा हम इसको और नीचे लेके जाते हैं, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो 0 0 0 1 2 3 1 2 3, सिर्फ इतना ही मार पाओगे, इससे अधिक नहीं मार पाओगे, है ना, करना पड़ेगा फिर आप। तो 42 इंटू 5 है, और तो कुछ कटता पीटता हुआ हमको फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ 2 से काट पीट सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं उसमें। तो 5 दूनी यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना 10, 5 4 20 21, सो 210x इज इक्वल टू, ये आपके पास अगेन 210 है। समझ रहे हो ना? मतलब हमको यहाँ पर इतना मेहनत अभी करने का मन नहीं कर रहा है। 1000 माइनस एक्स तुम कॉमन खींच सकते हो, ये आपको हो जाएगा कितना 210 प्लस दिस इज योर 2256। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर दी एक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, उधर लेके जाओ, आप इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर भी हाँ को बताते हैं, आप इसको कर सकते हैं। आप जब सॉल्व करोगे ना, यू वुड गेट समथिंग अराउंड 921.5 समथिंग, है ना? एज फार एज आई रिमेंबर you will get something like this 921.52 something and all. Again you have to round it off, है ना? यहाँ पर आपके पास 5 है। 5 के साथ कहानी क्या है कि भैया अगर डेसिमल के इधर आपके पास अगर एक ऑड नंबर है तो आप इसको बढ़ा देंगे, 922 कर देंगे। इवन नंबर पे इट रिमीन्स अनचेंज्ड, ऑड पे आप इसको बढ़ा देते हैं। तो 922 जो है इसका सही जवाब दिया गया था, हालांकि ये आपको शांतिपूर्वक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।